हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन डियर। पूजा, पवन, अंजू, सुमित्रा, अशोक, दीक्षित जी। आवाज नहीं आ रही है ढंग से? आवाज तो तब आएगी ना जब मैं बोल, जब यहाँ से आवाज को ओपन किया जाएगा। उससे पहले आवाज डियर कैसे आएगी? तो लास्ट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछिए। लास्ट आउट टॉपिक देख लेता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ तक किया था। फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक था। फोर्टी फाइव तक कर लिया था ना डियर हम लोगों ने? नहीं सर, छोल आगे मतलब आर्टिकल 45 तक आ गए थे हम, है ना? हमने यहां तक कर लिया था 45 तक। हमें आर्टिकल 46 से स्टार्ट करना है। यहीं तक था ना? चलो, यहां तक हो गया था हमारा। प्रणाम, ढेरों आशीर्वाद सरोज बालाजी। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या गया है। आर्टिकल 46 कहता है कि जो एससीज हैं, एसटीज हैं ना, जो ओबीसी है, इन पे तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। उनको कहता है कि शिक्षा व आर्थिक सुरक्षा की जो देखभाल होगी ना, वो राज्य करेगा। देखो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, करेगा। सर ऐसे कैसे? करना ही पड़ेगा? नहीं बेटा, नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखो कि दो, मैंने आपको एक एग्जांपल शायद बताया हो कि एक पिता है जिनके पास पैसा नहीं है और एक पिता जिनके पास खूब पैसा है। तो सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को वो सहूलियतें नहीं दे पाएगा जो एक अमीर बाप अपने बच्चों को सहूलियत दे पाता है। तो उसका मतलब है कि ये सारी चीजें डिपेंड करती है उसकी अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के ऊपर, उसकी अपनी आर्थिक जो लिमिट्स है उसके ऊपर। उसकी लिमिट बहुत ज्यादा है, अनाप शनाप पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हरियाणा में पैसा किसी दूसरे स्टेट के मुकाबले ज्यादा है, नो डाउट। लेकिन हरियाणा में पैसा, हरियाणा से भी ज्यादा कोई दूसरा स्टेट हो सकता है जिसके पास हरियाणा से ज्यादा पैसा हो। तो आप देखेंगे कि जिसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी ज्यादा है वो अपने लोगों के लिए ज्यादा काम कर पाएगा। बट अच्छी बात यह है कि हरियाणा की इकोनॉमिक कैपेसिटी बहुत अच्छी है अदर स्टेट के कंपैरिजन में, इसलिए हरियाणा कई आर्टिकल के हिसाब से जो हमने पढ़े थे उसमें कई आर्टिकल के हिसाब से हरियाणा आगे। तो यहां पर आपको जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसे आप लोग वजीफा बोल देते हैं, वो स्कॉलरशिप क्यों दी जाती है आप सोचो। वो स्कॉलरशिप दी ही इस वजह से दी जाती है कि आपकी शिक्षा व आर्थिक सुरक्षा की देखभाल की जा सके। जहां तक मुझे याद है किसी स्टूडेंट ने बताया कि जो बच्चा एससी कैटेगरी में आता है उसको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो है 14,000 रुपए स्कॉलरशिप देती है जब वो कॉलेज में होता है। 3 साल के कितना हो गए? 42,000 रुपए। बट एक बात बताओ, आज के टाइम पे तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है, ऑनलाइन में भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑनलाइन की फीस जो है ऑफलाइन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, लगभग 10 गुना का फर्क होता है लगभग। घर बैठ के ही पढ़ना है तो दूसरे आने जाने के जो समय होते हैं, पैसे होते हैं, वो भी बच जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का एक डिफरेंस जरूर रहता है। अगर आपके पास मौका मिले तो ऑफलाइन जरूर पहुंचे, नहीं है पैसे की प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन बैठिए।
ऑनलाइन सिस्टम है, वही हमें ऑफलाइन पढ़ाना, वही ऑनलाइन पढ़ाना, बस ऑफलाइन में ये फर्क होता है कि इंटरेक्शन हो जाती है, ऑनलाइन में इंटरेक्शन नहीं होती। आपने कोई सवाल पूछा तो पूछा, नहीं पूछा तो नहीं पूछा, ठीक है। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन में एक दिक्कत है। खैर, पढ़ाते तो हम यहाँ पे भी। अब यार स्कॉलरशिप में 42,000 रुपये मिल गए उसे 1 साल के, सॉरी 3 साल के, कॉलेज से निकला। अब बेटा एक बात बताओ, क्या उस 42,000 रुपये में वो ऑफलाइन भी अगर कोचिंग लेना चाहे, एसएससी, हरियाणा एसएससी लेवल के या सीडीएस लेवल के, तो ले सकता है? आंसर मिलेगा यस सर, बिल्कुल ले सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसकी तो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने उसकी आर्थिक और शैक्षिक, आर्थिक व शैक्षणिक यानी शिक्षा दोनों की ही जरूरत का उसने पूरा ध्यान रखा है, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो स्कॉलरशिप वगैरह दिए जाते हैं ना, ये समय समय पे गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है अलग अलग। अब देखिए, हरियाणा अगर 14,000 रुपया दे रहा है, तो क्या बिहार सरकार 14,000 रुपये दे रही है अपने स्टूडेंट्स को जो वहाँ के SC ST कैटेगरी में आता है? तो आंसर मिलेगा नहीं। हरियाणा इसलिए दे पा रहा है क्योंकि हरियाणा की इकोनॉमिक कैपेसिटी बहुत अच्छी है। बिहार की, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों की इकोनॉमिक कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती, यही वजह है कि वो इतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन देते जरूर होंगे, चाहे 1,000 रुपये देते हो, पर मिलता जरूर होगा। अब आप समझिएगा, बिहार सरकार ने एक रूल निकाला कि वहां पर जो पेपर होता है बीपीएससी का, जैसे हरियाणा में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, एचपीएससी जिसे कहते हैं, या फिर शॉर्ट में एचसीएस बोल देते हैं, कि एचसीएस का एग्जाम होता है, कौन लेगा? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लेगी। उसी तरह से सर बिहार का एग्जाम जो होगा, बीपीएससी जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, वो बीपीएससी लेती है। अब बिहार सरकार ने ये बोला कि अगर लड़कियां बीपीएससी को क्लियर कर जाती है, गर्ल्स नॉट बॉयज, और खासकर, अच्छा, उन्होंने लड़कियों की कोई कैटेगरी नहीं बनाई कि SC ST वाले, उन्होंने बोला अगर लड़कियां हैं किसी भी कास्ट में की हो, अगर वो प्री क्लियर कर जाती है तो उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है, बिहार सरकार का एक ऐसा नोटिस आया था कि अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो 1 लाख रुपए का आपको मिलेगा, और जो SC ST के जो बच्चे हैं अगर उससे मेल कर गए तो उनको भी 1 लाख रुपए मिलेगा। तो SC ST के बच्चे भी अगर बीपीएससी का प्री करते, एक बार ही मिलेगा वो आपको, हमेशा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि साल दर साल आप क्लियर करते चलिए और 1-1 लाख रुपए मिल जाएगा, फिर तो सर ये कमाई का अच्छा साधन हो गया ठीक है, एक बार मिलेगा आपको 1 लाख रुपए, आपको एक बार के लिए मिल जाएगा। तो सोचिए, क्या ये शिक्षा व आर्थिक सुरक्षा की देखभाल नहीं है? तो वो राज्य ऐसे स्कीम ला करके अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा पढ़ने के लिए। लेकिन हरियाणा में तो इस तरह का कोई रूल नहीं है कि भाई आप प्री क्लियर कर जाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। फिर तो हरियाणा सरकार पागल हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा में तो लोग पढ़ते ही बहुत हैं, पढ़ते तो दूसरे स्टेट में भी है। ये जो पूरी नॉर्थ इंडिया है ना, इस बेल्ट में एक प्रॉब्लम है, सरकारी हाई, सरकारी हाई, सरकारी। तो ये आर्टिकल 46 को इफेक्टिव करने के लिए ही तो लेकर के आ रहे हैं। आर्टिकल 47 पे चलो, ये कहता है कि बेटा पोषाहार के स्तर को, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य को सुधार करना, और ड्रग्स, शराब या अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध करना, ये आर्टिकल 47 कहता है। मुझे बात बताओ, ये जो हॉस्पिटल विस्पिटल बनते हैं, हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो नए नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं नेशनल, जैसे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आप लोगों ने ये तो पढ़ाई होगा ना, गांव गांव में आप लोगों को इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा कि एक प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, जिसे कहा जाता है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। तो बेटा ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन करेगा क्या? सर इसका काम है गांव के अंदर जाकर के जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसको दुरुस्त करना, से कम पैसे में लोगों का इलाज करने की कोशिश करना, उनको अवेयर करना कि भाई जो आप खाना खा रहे हैं उस खाने में कितना न्यूट्रिशन है, पोषाहार है। हम ये जानते हैं कि महिलाएं जो गांव में काम कर रही होती, गांव की महिलाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि नेशनल रूरल है, अर्बन नहीं है, रूरल हेल्थ मिशन है, तो गांव की महिलाएं जो होती काम करती हैं और जो खाना खाती हैं उसमें इतना पोषण का स्तर नहीं होता कि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए। इससे क्या होता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, आयरन वगैरह की कमी है, खून वगैरह की कमी है, तो वो जच्चा बच्चा के लिए खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उनमें बकायदा एक पर्टिकुलर चार्ट बनता है। और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, जो महिलाएं
गवर्नमेंट फैसिलिटीज का फायदा उठाती है हरियाणा में, उन महिलाओं को हर महीने कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें मिलती हैं। जैसे कि जो चने होते हैं, जिसे भुने हुए चने कहते हैं हम लोग, हरियाणा में भुंगड़े भी बोल देते हैं भाई, तो वो भुने हुए चने का पैकेट भी जो है प्रसूतियों को मिलता है, ताकि उससे उनका जो पोषण स्तर है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि सर कल को जो बच्चा पैदा हो वो राज्य के लिए ही तो फायदा करेगा ना। तो कोई आगे बढ़ा होकर के कोई कुश्ती पहलवान बनता है, कोई कुछ मतलब कोई कुश्ती में बहुत अच्छा करता है, ओलंपिक्स में जाके मेडल लेके आता है, वो तो तभी हो पॉसिबल हो पाएगा ना जब आप आर्टिकल 47 को दुरुस्त करोगे। कोई राज्य जहां पर खाने के लिए ना आपको चीजें मिलेंगी नहीं, क्या वहां से कोई मेडल लाने के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? मेडल भी तो तभी आएगा ना जब आप में वो हिम्मत होगी। और हिम्मत तो तभी होगी ना जब एक राज्य ये कोशिश करे कि भाई पोषण का स्तर जो है वो ऊंचा हो। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीने का जो दर है, महिलाओं में 65 है और पुरुषों में 60 है, लगभग इतना है। तो एक बात बताओ, अगर ऑन एन एवरेज 65 साल में महिलाएं मर जाती हैं और ऑन एन एवरेज 60 साल में एक आदमी मर जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो घट गई ना। बेटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों घटी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए घटी क्योंकि हमारा जो जीवन जीने का जो स्तर है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब दिल्ली में अगर आप जाओगे तो आपको भी पता है कि वहां पर पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों ज्यादा है। जनसंख्या भी वहां पर बहुत ज्यादा है और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। दिल्ली में आप चाहते हैं पटाखे बजाने, क्रैकर्स, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो क्रैकर्स पे बैन ही लगा दे, बोला कि अब दिवाली पे जो है आप पटाखे नहीं बजा सकते। तो अब आप जाकर के, अंजू जी देखिए, ये तो समस्या सरकार की नहीं है, ये समस्या मानवीय है, ये इंसानों की फितरत है। लोग है ना नीचे पहुंचते पहुंचते वो लोगों को नहीं पहुंचता है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वही पढ़ते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो कंसेप्ट होते हैं जब आप वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जमीनी हकीकत जो है वो इससे अलग है। एग्जामिनर आपसे जमीनी हकीकत नहीं पूछता, जमीनी हकीकत हम सबको पता है कि क्या है। चीजें मिलती है, खिलाड़ियों को खाने का खाना मिलता है, लेकिन वो कितना पहुंचता है वो खिलाड़ी को भी पता है। आप और मैं खिलाड़ी ना, आपका पता नहीं, मैं खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। यही वजह है कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स में हम बहुत आगे नहीं हैं, कारण डिस्क्रिमिनेशंस। खैर उन मुद्दों पे तो फिर कभी बात किया जा सकता है। अब दीपावली में आप पटाखे जलाना चाहते हैं, बट पटाखे नहीं जला पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, पटाखे नहीं जला सकते। क्यों बैन किया? पटाखों से जो पोल्यूशन निकलने वाला है, उस पोल्यूशन से जिन लोगों को अस्थमा या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। सर दिवाली के बाद ये समस्या बढ़ती हुई देखी गई है, खासकर बुजुर्गों में। हाँ, अब तो क्या बुजुर्ग और क्या जवान, अब तो जवानों में भी वो समस्या आने लगी जो कभी बुजुर्गों में आती थी। तो ये तो भूल ही जाओ कि भाई सर ये समस्या सिर्फ बुजुर्गों की थी, अब ये समस्या बेटा जवानों में भी है। तो जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए मुझे अगर क्रैकर्स को बैन करना पड़े तो वे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किसको इंश्योर कर रहा है? ये सर आर्टिकल 47 को इंश्योर कर रहा है। अब बेटा ड्रग्स, शराब, अन्य मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, जब इस पॉइंट पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार इस मामले में बहुत अच्छा काम कर गया, लेकिन हरियाणा इस मामले में आज भी नीचे है। क्योंकि अगर आप शराब की बात करोगे तो शराब तो बंद है बिहार में, इलीगल तरीके से पिया जाता है, लीगल तरीके से तो नहीं पिया जाता। और हरियाणा में लीगल तरीका है पीने का। सड़कों के पास ही आपको अहाते मिल जाएंगे, सड़कों के पास ही आपको वाइन शॉप मिल जाएगी, लिखा होगा देसी दारू, लिखा होगा चिल्ड, कई जगह तो लिखा होगा वेरी 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 चिल्ड बियर। अब वो सड़क के किनारे ही है। तो हरियाणा में तो बिल्कुल एकदम खुला खुला है, बिहार में नहीं है, इलीगल है, पकड़ लिए गए तो जेल में ठूस दिए जाओगे भाई। तो बिहार सरकार ने इस मामले में देखिए बहुत अच्छा कदम उठाया, बट हरियाणा सरकार नहीं उठा पाई। उठाने की हरियाणा को लगा कि यार हम उठा ही नहीं पाएंगे। 1996 के दौर में हरियाणा ने एक बार शराब बंद किया था, लेकिन वापिस आ गया, क्योंकि शराब से जो फायदा हो रहा था सरकार को, जो रेवेन्यू आ रहा था, वो रेवेन्यू बहुत कम था। और उस वजह से ही उन्होंने अगले ही साल, मेरे ख्याल से आई एम नॉट रॉन्ग, एक साल के अंदर अंदर 1997 में पिछले डिसीजन को वापस हटा करके नया डिसीजन ले आए कि भाई अब लीगल है। तब से लेकर के आज तक वो लीगली बना हुआ है।
शराब जो होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करता है। दिवाली में मुझे पता चला, मैं वो पढ़ रहा था आर्टिकल्स, एक 20 करोड़ से ज्यादा की शराब दिल्ली वाले एक दिन में पी गए। 20 करोड़ से ज्यादा की शराब एक दिन में दिल्ली वाले पी गए, सोचो। तो अशोक दीक्षित जी नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि एक फंडामेंटल राइट्स है और एक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ले जाकर के ये कह सकते कि हमें लागू करवाइए। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि यार भाग 4 है, इसमें मेरे पास कोई अधिकार नहीं आता इसमें। हाँ, अगर भाग 4 की टकराहट भाग 3 के साथ हो रही है तब हम सवाल कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में शराब जो होता है वो बहुत बड़ा रोल करता है। तो मैं जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो आप सोचिए कि हरियाणा तो एक राज्य है, तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करने में भी शराब का बहुत बड़ा रोल होगा। बहुत पैसा आता है शराब से, और मेरे हिसाब से तो शराब पीना प्रॉब्लम नहीं है, अति होना बहुत प्रॉब्लम है। मतलब आप बहुत ज्यादा पीते हैं, देसी ठर्रा पीते हैं, डेली पीते हैं, पी करके गाली गलौज करते हैं, वो प्रॉब्लम है। आप ओकेजनली एडल्ट हो गए, समझदार हो गए, ओकेजनली लेते हैं किसी पार्टी शार्टी में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं एनकरेज नहीं कर रहा आपको पीने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इनकी भी एक लिमिटेशंस है। जैसे कि एक केस की स्टडी करते हैं, शराब तो बिहार ने बंद कर दिया, लेकिन बिहार में जो शराब पी रहा है, मैं बैठ जाता हूं, बिहार में जो शराब एक व्यक्ति पी रहा है जिसको पीने के बाद ही मजा आता है, दुनिया उसको रंगीन लगने लग जाती है। अब बिहार सरकार ने तो शराब बंद कर दिया, अब तो उसकी रंगीन दुनिया जो है ब्लैक एंड व्हाइट होगी। ब्लैक एंड व्हाइट छोड़िए कि वो दुनिया दिख ही नहीं रही बेचारे को, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, वो दुनिया ही नहीं दिख रही। अब करे तो करे क्या। तो वो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये सच्ची घटना है, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा हुआ था। वो गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने उसने ये कहा कि सर देखिए, बिहार सरकार ने शराब बंद कर दी, जबकि हरियाणा ने, पंजाब ने या दूसरे अन्य राज्यों ने बंद नहीं की। सर आप बिहार सरकार को बोलिए कि वो शराब को प्रतिबंध करने का जो फैसला है वो वापस ले, और वहां शराब जो है वो बिके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी माय डियर, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भाग 4 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अगर आप आर्टिकल 37 पढ़ोगे तो उसमें ये बात साफ साफ लिखी गई है कि भाग 4 में कोई भी चीज जब हम लागू करेंगे तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14-19 ऐसे कभी एक्ट वो हो तो उस पर आप सवाल नहीं उठाएंगे। तो सॉरी माय डियर, मेरी इसमें ना कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें राज्य को हमने डायरेक्शन दे दी है, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए। मैं कह सकता हूँ डियर नीतीश गवर्नमेंट, आप है ना कोशिश कीजिए शराब लेकर के आइए, ये बेचारा जो है पीने के लिए ललायित है, बस इतना ही कह सकता हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ, बट ऑर्डर नहीं दे सकता कि तुम्हें लाना पड़ेगा। तो सर सीन ये हुआ कि जब जस्टिस उठ करके जाने लग गए, मतलब मैं एक काल्पनिक घटना मान के चल रहा हूं अभी से, कि मान के चलो ऐसा कुछ है कि भाई साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के खुद जज दारू पी के कहते हैं सॉरी माय डियर, मैं बिहार सरकार को नहीं बोल सकता। लेकिन जब वो जाने लग गए तो सामने वाले ने व्यक्ति ने एक सवाल उठाया कि सर एक बात बताओ, क्या दारू पीना मेरे जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है? अब देखो, होगी ना टेक्निकल चीज। भाई अभी तक तो भाग 4 पे बात हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था मेरे तो हाथ बंधे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने ये सवाल पूछा कि क्या दारू पीना मेरा जीने का अधिकार है सर, तो सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगा, यार बात तो तेरी सही है भाई, अगर तू दारू पीना चाहता है और क्या वो आर्टिकल 21 के तहत आएगा जीने का अधिकार के तहत? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है कि खाना खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, ये आपका जीने का अधिकार है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? अगर आप शराब पीना चाहते हैं पीजिए, शराब कोई बुरी चीज थोड़ी है, बुरी चीज होती तो ये अभी तक इलीगल होती। अब अफीम की बात कर लो, अफीम बुरी चीज है शराब से भी ज्यादा। अब ये इतनी बुरी चीज है कि ये हरियाणा में भी बैन है और बिहार में भी बैन है। लेकिन आज ही अभी आपकी क्लास लेने से पहले ही मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि हरियाणा के किसी गांव में गन्ने के बीच में अफीम उगाई जा रही थी, पकड़ लिया है उसको। तो देखिए ये इलीगल है, आर्टिकल 47 की वॉल्यूशन कर रहा है। शराब इलीगल नहीं है तो इसलिए चल रहा है।
लेकिन बिहार में वो भी इलीगल हो गया। और जब जीने का अधिकार पे बात आई तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भाई शराब पीना जो है वो आपका जीने के अधिकार के तहत ही आता है। तो अभी वो चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के खिलाफ कुछ लिया नहीं है एक्शन, लेकिन हाँ उन्होंने माना है कि पीना भी जीने के अधिकार के तहत ही आता है। तो देखिए भाग 3 का जैसे ही आ गया हिसाब किताब, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया यहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं कि भाग 4 पे तो उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन भाग 3 में तो सुप्रीम कोर्ट ही सबसे सर्वे सर्वा है। तो ये खेल है। कल को अगर आप कोई भी ड्रग्स हो, अफीम हो, अगर उसके एक बीज भी लेकर के अगर घर में अगर आपने बो दिया, आपने सिर्फ बोया है, मतलब उगा नहीं है, वो भी सिर्फ बोया है, तो डियर जी आप तब भी बुक कर लिए जाएंगे। जो ड्रग्स से रिलेटेड जो लॉज होते हैं, जैसे नेशनल ड्रग्स प्रिवेंशन ऐसा कुछ करके एनडीपीसी एक एक्ट होता है, उस एक्ट के तहत आप बुक कर लिए जाएंगे और आपको सजा भी होगी। सिर्फ आपने बीज डाला है और पता चल जाए उनको कि आपने डाला है, तो इंटेंशन तो यही कहती है कि आप है ना अफीम उगाना चाहते हो, तो उठा कर जेल में डाल देंगे आपको। समझिए इस बात को कि दारू पीना हमारा जीने का अधिकार मान लिया गया है, नो डाउट। नहीं, ये नहीं है अशोक दीक्षित, क्योंकि इससे ना हेल्थ जो है डिटोरॉइट होती है, आदमी जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, और ये काफी ज्यादा फतल होती है। अफीम काफी ज्यादा फतल होती है कंपैरेटिवली लिकर के। शराब इतनी लीथल नहीं होती। अगर आप बियर पी रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बियर के अंदर जो अल्कोहल है वो 80 लस्सी के मुकाबले बहुत कम होता है। एक दिन पुरानी लस्सी के अंदर अल्कोहल का परसेंटेज जो है बियर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि बियर जो है वो कुछ हद तक फायदा करती है। अगर आप अल्कोहल को ले रहे हो तो दवाई के रूप में वो आपको बहुत फायदा करेगी, दवाई के रूप में। लेकिन हाँ, अब आप कहोगे कि सर ये जो खांसी की जो दवाई होती है उसमें भी अल्कोहल होता है, और सर जो हम दवाइयां लेते हैं उसमें ड्रग्स होता है। दवाइयों में तो ड्रग्स होता है ना। मान के चलो किसी का ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करने के लिए जो इंजेक्शन लगाता है उस हिस्से को सुन करने के लिए, वो तो ड्रग्स ही होती है ना सर। हाँ, तो मेडिसिनल यूज के लिए ओनली फॉर हॉस्पिटल एंड मेडिसिनल यूज, ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह के लिए या मेडिसिनल यूज के लिए ही यूज किया जा सकता है। इससे ज्यादा, सॉरी, इससे ज्यादा जो है आप नहीं उगा सकते। तो हो सकता है आपकी एक फैक्ट्री है जो दवाइयां बनाती है, तो देखिए फैक्ट्री के साथ ही आपका ना खेत होगा, उस खेत में हो सकता है आप कोई ड्रग्स उगा रहे हो, तो उसके लिए बकायदा लाइसेंस लेना होता है, क्योंकि दवाइयों के लिए ड्रग्स यूज होता है सर। और ड्रग्स डेफिनेटली फिर हमें तो चाहिए, फिर वहां पर फॉर वो लीगल है, इसके अलावा और कहीं लीगल नहीं है ये। ठीक है, चलो आर्टिकल 48 पे पहुंचो बेटा। आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि व पशुपालन का संगठन जो है वो बनाया जाए और उसको दुरुस्त किया जाए। अब मैं जिस शहर में रहता हूं वो हिसार है। अब डियर जी हिसार में जब मैं आऊंगा तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी तो ये है। एक यूनिवर्सिटी है जिसे कहते हैं लुवास, लाला लाजपत राय वेटरनरी ऐसा करके इंस्टीट्यूट है। तो ये भी एक यूनिवर्सिटी, बकायदा वेटरनरी इंस्टीट्यूट है ये लुवास, ये HAU के अंडर ही आती है। अच्छा, फिर आप चलिएगा सिरसा के रोड पे, जब मैं पहुंचता हूं तो मुझे पता चलेगा कि वहां पर सर पिग रिसर्च सेंटर भी है। पता चलेगा सर इक्वाइन रिसर्च सेंटर भी है। फिर मुझे पता चलेगा बुफेलो रिसर्च सेंटर भी है। और ये जो इक्वाइन रिसर्च सेंटर ये तो नेशनल है। तो बेटा ये जो सेंटर बनाए गए हैं, आप HAU को छोड़ करके बाकी जो सेंटर हैं वो तो सारे के सारे पशुपालन से जुड़े हुए हैं, पशुओं से जुड़े हुए हैं। तो सर यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा इनके ब्रीड के ऊपर है ना रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ताकि इंप्रूवमेंट हो सके और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंसानों को बेनिफिट हो। HAU क्या करेगी, कृषि से जुड़े हुए चीजों पे सर ये रिसर्च करेगी, ऐसे टेक्निक खोजेगी जो समय के साथ, बदलते समय के साथ जो आपके और मेरे लिए फायदेमंद हो और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचा रहे हो।
हरियाणा की टीम इजराइल गई थी ये टेक्नोलॉजी देखने के लिए कि कम पानी में भी हम फसलों को कैसे ले सकते हैं, तो ड्रिप मेथड यूज किया गया। ड्रिप मेथड जो आजकल मार्केट में नए नए आ गए हैं वो सारा इसी के लिए है। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे काम करेगी जिससे कृषि व पशुपालन से संबंधित जो है चीजों को लेकर के बेनिफिट्स हो। तो देखिए वो किया जा रहा है या ना? इज द रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बेटा। कहानी खत्म, पैसा हाजम। कहाँ गए? एक मिनट। अच्छा इतना ही है। आर्टिकल 49 पे पहुंचो। आर्टिकल 49 क्या कहता है? 48 था ना ये? पहले तो 48A पे पहुंचो। 48, एक मिनट रुको। 48 है, ये कहता है वातावरण जंगल, जंगल की जगह वन लिखो, वन वह उनचास, और सॉरी 48। आर्टिकल 49 कहता है ऐतिहासिक इमारतों व स्थानों का, ऐतिहासिक इमारतों व स्थानों का, स्थानों की व सहेजना। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। नहीं अशोक जी, खाइए, एंजॉय कीजिए। और आर्टिकल 51 कहता है ये हो गए जी आपके 4 आर्टिकल्स। पहले आर्टिकल पे फोकस करो। पहला आर्टिकल कहता है कि सर वातावरण, जंगल व जंगली जीवों की सुरक्षा प्रदान करना। जंगल, जंगल की जगह वन लिखो। वन बड़े होते हैं, जंगल छोटे होते हैं। वनों में वनस्पतियों का आकार ज्यादा होता है, अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के होंगे। जंगल में हो सकता है एक ही प्रकार की वनस्पति हो। तो ये डिफरेंस होता है जंगल और वन का। तो बच्चे एक बात बताओ, जंगली जीवों की सुरक्षा आप कैसे करोगे? क्या आप लोगों ने ये पढ़ा है कि भारत में एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी, है ना? भारत में सर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है। बेटा ये प्रोजेक्ट क्यों क्यों चले हुए हैं बता सकते हो आप? सर ये प्रोजेक्ट इसलिए चले हुए हैं ताकि जंगली जीवों को सुरक्षा प्रदान कर सके, वातावरण को जो है सुरक्षित रख सके। इसके लिए सर हम लोग है ना अलग अलग संस्थाएं बनाते हैं, जैसे कि एक संस्था है जिसको हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी।
अब ये जो ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाई गई है 2010 में बनाई गई थी, ये बनाई इसलिए गई थी कि ताकि कल को वातावरण से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसका समस्या को निदान करने का काम जो है एनजीटी करेगी, यानी नई संस्था करेगी, और उसको नाम दिया उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अभी मतलब 2021 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय साउथ की एक फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, साउथ की वो वाली फिल्म नहीं जो राजेश खन्ना की फिल्म थी 80 के जमाने वाली फिल्म आई थी, हाथी मेरे साथी, और वो साउथ की फिल्म थी, राणा डगुबाती जो उसके एक्टर थे। फिल्म बड़ी मार्मिक तरीके से आगे बढ़ती है कि एक लड़का है जो जंगल में ही पला बढ़ता है, अच्छी एजुकेशन लेके आता है, लेकिन जंगल में ही रहता है, वो जानवरों के बीच रहता है और जानवरों के लिए अच्छा काम करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब उस जंगल को तोड़ने के लिए, मतलब हटाने के लिए वहां पर नए प्रोजेक्ट आते हैं, कोई अमीर आदमी जो है वहां पर सारी क्लियरेंस ले लेता है, वहां पर जाकर के अपना एक होटल वगैरह बनाना चाहता है ताकि टूरिस्ट वगैरह आ सके और जंगल को निहार सके। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो अपना पूरा सब कुछ जानवरों के लिए बलिदान कर देता है, ये बंदा जो है ये इसको मना करता है कि भाई आप यहाँ मत कीजिए। लेकिन वही बात है, जैसा टिपिकल होता है कि अमीर आदमी हूं तो भाई तेरी ऐसे हिम्मत कैसे। फिर वो गांव को जो जंगल में गांव बसे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की वो व्यक्ति जो है कोशिश करता है। फिर वो भी अपने लेवल पे एक्शन लेते हैं, और इन दी एंड जाकर के है ना वो बंदा एक लेटर लिखता है एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। इस मूवी में दिखाया जाता है कि वो एनजीटी को ये एड्रेस कराना चाहता है कि देखो लोकल अथॉरिटी जो है इलीगल तरीके से उनको ना ये परमिशन दे रही है, और वो यहाँ पर आकर के इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पेड़ों को काट छांट रहे हैं, और जो जानवरों के रास्ते होते हैं उन रास्तों को ये ब्लॉक कर रहे हैं। तो एनजीटी को लेटर लिखता है वो, इसके लिए वो दिल्ली भी आता है। तो एनजीटी देखिए फिल्मों में भी आया है और उसको एड्रेस करवाया गया है। तो एनजीटी इतना पावरफुल बॉडी है, ऑर्गन है, ये पनिशमेंट भी दे सकता है एनजीटी, इसको इतनी पावर दी गई है। तो ये क्यों बनाई गई है? ताकि आर्टिकल 48A जो है वो इफेक्टिवली लागू हो सके बेटा। क्या इंडिया के अंदर फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं है? अब जैसे वनों को सुरक्षा आप कैसे दोगे? सर इंडिया में एक फॉरेस्ट पॉलिसी है, और ये फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1986 में आई थी, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसने बोला गया कि भैया 33% जो फॉरेस्ट कवर है वो इंडिया में होना चाहिए, फॉरेस्ट का टोटल एरिया का लगभग 33% पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो व्हाट इज दिस? सर आर्टिकल 48 की इंप्लीमेंटेशन से, ये कहानी खत्म। समझ में आ गया? आ गया सर। अब आर्टिकल 49 पे आ जाओ। ये कहता है ऐतिहासिक इमारतों व स्थानों की सुरक्षा प्रदान करना व उसको सहेजना। तो बेटा अब जैसे कि मैं हिसार में रह रहा हूँ, हिसार शहर में बस स्टैंड के पास एक महल है जिसे हम कहते हैं गुजरी महल। हरियाणा जीके में आप लोग पढ़ते ही होंगे अगर आप हिसार से नहीं है तो। अब सर जो गुजरी महल है वो तुगलक डिनास्टी के दौरान आया था, फिर उस तुगलक ने अपनी वाइफ गुजरी के याद में इसे बनाया था। मुझे एक बात बताइए बच्चा, क्या गुजरी महल की जो देख रेख है वो अच्छे तरीके से आज के टाइम पे हो रही है? आंसर मिलेगा नहीं, इतने अच्छे से इसको सहेजा नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि ऐतिहासिक इमारतों व स्थानों की सुरक्षा प्रदान करना है, उसे सहेजना हरियाणा इस मामले में इतना अच्छा नहीं कर रहा। अब ऐतिहासिक इमारतों व स्थानों की सुरक्षा वगैरह करना या सहेजना, इसके लिए भारत में एक संस्था बनाई गई है जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोलो हाँ या ना? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो अब हरियाणा गवर्नमेंट इतना ज्यादा इसमें ध्यान नहीं दे रही, तो बेसिकली ये रिलक्टेंट है इस चीज को लेकर के, थोड़ा सा गैप है। लेकिन आर्टिकल 49 में अगर कोई एक राज्य बहुत बेहतरीन काम कर रहा है तो उसमें आपको मिलेगा आंसर राजस्थान। अब आप राजस्थान और मैं राजस्थान जब जाते हैं तो हमारे दिमाग में ना क्या होता है? हमारे दिमाग में होता है सर किले राजस्थान के, जो राजा महाराजाओं के दौर में हुआ करते थे। अब ये किले जो हैं बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही भव्य है। और सर कुछ किले तो ऐसे हैं जहां पर बड़े बड़े लोगों की शादियां भी होती है। उदयपुर के पैलेस वगैरह जो है ऐसे पैलेसेस हैं जहां पर बकायदा इनकी शादियां होती है, बड़े बड़े लोगों की जिनके पास बहुत पैसा है और पैसा खर्च करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग जिसे हम लोग कह देते हैं। तो समझ में आ रही है कहानी आप लोगों को कि आर्टिकल 49 में राजस्थान ने पूरे राज्य में, अभी तक देखो हरियाणा पंजाब या कुछ और राज्य में थे, लेकिन आर्टिकल 49 में राजस्थान जितना अच्छा काम कर रहा है उतना अच्छा तो कोई और राज्य नहीं कर रहा। और राजस्थान में इन पैलेसेस पे काम हो रहा है तभी तो टूरिस्ट राजस्थान घूमने जाते हैं, और टूरिज्म से पैसा राजस्थान को बहुत हद तक मिलता है। तो दैट इज द ब्यूटी। चलो सर ये भी समझ में आ गया।
आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण करना। बेटा इस आर्टिकल 50 को मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। ये है डीएम, ये ए है, ये एक व्यक्ति है और इसकी जो डेजिग्नेशन है वो डीएम की है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। इसका जो झगड़ा है वो एक सी व्यक्ति के साथ चल रहा है, इसके साथ इसका झगड़ा है। इसको खुन्नस आ गई, इसने बी को बोला, बी कौन है, बी पुलिस वाला है, इसने बी को बोला कि सी को पकड़ के लेके आओ। पुलिस वाले ने सी को पकड़ लिया। अब सी का तो केस चलेगा ना, यहां पर सी का जो है केस चलेगा। तो डीएम कौन होता है बेटा, डीएम सर होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसे हिंदी में। तो डीएम ने इसको ऑर्डर दिया कि इसी को पकड़ो। क्यों, क्योंकि बस ऐसे ही भाई इससे मेरा झगड़ा हुआ था, इसने मेरी कार का टक्कर मार दी थी और फिर मैंने इसे ना बोला था कि मेरे पैसे दे, बहसा वैसी हो गई थी और मैं बोला कि तू नहीं जानता मैं कौन, मैं डीएम, मैं देखता हूँ तेरे को, ये देखो गिरफ्तार करा लिया इसको। अब इस व्यक्ति के खिलाफ जो सामने जो जज होगा वो भी यही होगा, डीएम ही होगा। चलिए बढ़ो आगे। तो सर कार्यपालिका ने इसे ऑर्डर दिया पकड़ने के लिए, इसको पकड़ लिया, केस आ गया। केस की कार्रवाई पे कौन बैठा हुआ, सर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यपालिका का रोल प्ले कर रहा था, इस केस की सुनवाई करने के दौरान यही जो है अब क्या किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, न्यायपालिका का। तो एक बात बताइए, इस व्यक्ति के साथ अब क्या होने वाला है, सर इस व्यक्ति को तो निसंदेह सजा होगी ही होगी। बोलो हाँ या ना, इस व्यक्ति को तो निसंदेह सजा होगी ही होगी। बोलो हाँ या ना, क्योंकि झगड़ा ए और सी का, गुस्से में ए ने ऑर्डर दे दिया एग्जीक्यूटिव होने के नाते, मैजिस्ट्रेट होने के नाते कि पकड़ के लेके आओ, ले आए। जब केस की सुनवाई होगी, केस में भी भाई साहब न्यायपालिका के रूप में, जज के रूप में यही बंदा बैठा हुआ है। तो डियर जी, एक व्यक्ति जो कार्यपालिका का रोल प्ले कर रहा था, एक टाइम पे उसने न्यायपालिका का भी रोल प्ले कर दिया और सब दोनों ही रोल एक साथ प्ले करने लग गया, तो सर आदमी कैसे तैसे हो जाएगी फिर। यही वजह है कि आर्टिकल 50 में बोला गया है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण करो। और सर यही वजह है कि 1970 के दौर में डीएम के पास ये दोनों पावर हुआ करती थी, अब हमने उसकी पावर जो है सिर्फ कार्यपालिका तक की दी है, उससे न्यायपालिका की पावर जो है छीन ली है। तो यानी अब जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया है। अब समझ में आया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव क्या होता है, वो ये चीज होती है। किताब में पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, और ऑनसर की क्लास में बैठोगे तभी समझ में आएगा कि ये चीज क्या है, कैसे पृथक्करण की बात कहता है। और आर्टिकल 48-51 पे जब आ जाओगे तो वो कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को कायम करना जो है वो भी एक राज्य का काम होगा। तो बेटा एक बात बताइए, अफगानिस्तान में जब तालिबान घुस गया तो अफगानिस्तान में चारों तरफ अफरा तफरी थी और एक टाइम के बाद यहाँ पर खाने की क्राइसिस भी थी, खाने की दिक्कत भी पैदा होगी अफगानिस्तान में। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। सर समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो करे क्या, खाने तो है ही नहीं, खाने के तो तगड़े वांदे हैं। तो भारत ने क्या किया, बोला कि हम तुम्हारे यहाँ पर अनाज भेजते हैं। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये बात कह सकता है कि सर देखिए भारत सरकार जो अफगानिस्तान को अनाज भेज रही है, भारत में तो खुद लोग भूखे मर रहे हैं, ये कैसे गवर्नमेंट है जो अफगानिस्तान को देख रही है और भारत को लोगों को नहीं देख रही। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहेगा बेटा सुनो,
हम जिस माहौल में रहते हैं, उस परिवार में, उस माहौल में हमें पड़ोसियों को भी ध्यान रखना पड़ता है। पड़ोसी अगर इनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए लोगों को तो खाना मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो इंश्योर किया ही जाए। साथ में हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि हमारा पड़ोसी भी जो, और जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक है, वो पड़ोसी भी ठीक रहे। तो ये अनाज जो भेजा जा रहा है ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा के लिए ही, अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था को कायम करने के लिए ही भेजा जा रहा है। वरना क्या जरूरत है इसको भेजने की? अगर मान के चलो वहां अफरा तफरी मच गई और लोग भाग भाग करके भारत में घुसने लग गए, तो फिर क्या उखाड़ लोगे? है ना? तो इसलिए हमें उस लेवल पे भी रोकना है। और सर, समझ में आ गई कहानी अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा। और सर, अभी जो है यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है। अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को रोकने के लिए भारत जो है, ये वो क्या कह रहा है कि भाई रशिया मत कर यार, छोड़ दे। यूक्रेन को भी कर रहा है कि तू भी डील छोड़ दे। कोई तो मानो। हम लोग बीच में जाकर के है ना उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आर्टिकल 51 के तहत ही है। अब ये थोड़ी कोई कहेगा कि सर भारत सरकार क्यों जा रही है। अरे भारत सरकार आर्टिकल 51 के तहत जाना चाहती है तो जा सकती है। भाई अगर पूरी दुनिया में शांति रहे, भाईचारा की भावना रहे, सुरक्षा की भावना रहे, तो क्या प्रॉब्लम है? भारत अगर उसे मुहैया करा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब भूटान को आर्मी जो सपोर्ट है वो कौन दे रहा है? वो भारत दे रहा है। तो क्यों दे रहा है? क्योंकि कल को चाइना वहां पर अटैक ना कर दे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति को कायम रखने के लिए भारत सरकार अगर अपनी तरफ से अथक प्रयास करना चाहता है तो कर सकता है बच्चा। तो दिस इज आर्टिकल 51, और इसके साथ ही हमारा जो है खत्म हो जाता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमने आर्टिकल वाइज सारे पॉइंट को खत्म किया। यहां तक बच्चे किसी को डाउट है तो बताइए। इस पॉइंट तक जो है किसी को डाउट है बच्चे तो बताइए। डीपीएसपी तक हमने काम खत्म कर लिया। कोई डाउट नहीं है? चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते हैं भाग 4 पे। भाग 4A, अनुच्छेद 51A, जो कहता है मौलिक कर्तव्य। सर सीन ये हुआ कि 1975 76 में जब इस देश में इमरजेंसी थी, इमरजेंसी में लोगों ने बहुत तोड़फोड़ की, बहुत ही पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। तो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट में एक व्यक्ति को उठाया और उसको बोला कि देखो यार, ये जो लोग कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं क्या? ये जो मंत्री थे ये थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह के अंडर में एक कमेटी बनाई गई जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है। इस समिति को जिम्मेदारी दी गई आर्टिकल 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। बेटा, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का मतलब है कि एक तो आप है ना जो काम करते हैं ये लेबर लोग, इनके लिए आप एक्ट बनाइए ताकि इनका शोषण ना हो सके। लेबर एक्ट्स वगैरह बनते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट बनते हैं ताकि कोई फैक्ट्री किसी लेबर का शोषण ना कर सके। दूसरा, कर्मकारों के जीवन को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए है ना गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई आप हफ्ते में अगर 6 दिन काम कर रहे हैं, एक छुट्टी को छोड़ करके हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं और महीने के 24 दिन काम कर रहे हैं, तो आपको इतनी न्यूनतम मजदूरी जो है वो मिलेगी ही मिलेगी, कंपनी ये देगी ही देगी। तो वो कहीं ना कहीं कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी देने की बात कही जा रही है। समझ में आ गई कहानी? ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव किया जा सके।
यहां पर कर्मकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ लेबर नहीं है, यहां कर्मकार का मतलब आप और मैं भी हो सकते हैं। हमारी, अब जैसे कि 1960 में एक सरकारी कर्मचारी को सिर्फ 50 रुपए मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे उसी सरकारी पद पे काम करने वाले व्यक्ति को 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये जो पे कमीशन समय के साथ आते हैं, ये क्यों आते हैं? ताकि स्टैंडर्ड लिविंग वेज मेंटेन कर सके। अब 1960 में जो सैलरी थी 50 रुपए, उसके हिसाब से तो आज के टाइम पे तो काम नहीं चलेगा ना। तो ये स्टेट का काम होगा समय समय पर कर्मकारों के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड लिविंग वेज जो है वो प्रोवाइड कर सके या प्रोवाइड करने की कोशिश कर सके। वो सरकारी नौकरी में तो सर पे कमीशन मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट वालों को भी ये डायरेक्शन मिलेगी कि भैया ऐसा है, न्यूनतम मजदूरी 9,000 कर दो। हरियाणा ने तो 9,000 कर दी थी, वो किस लिए की? ताकि स्टैंडर्ड लिविंग वेज मेंटेन हो सके। वेरी गुड आफ्टरनून डियर नर्मदा सिंह जी। डियर क्लियर आर्टिकल 43। अब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो पहुंची रूस के अंदर। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था और रूस में कंसेप्ट था ये मौलिक कर्तव्य का, फंडामेंटल ड्यूटी का। तो रूस से ये चीज उठा लाई और इसमें लेकर के आई ये 8 बिंदु या 8 पॉइंट्स। इट 8 बिंदु को रखा गया कैबिनेट के सामने। कैबिनेट ने इसमें 2 पॉइंट और जोड़ दिए और 2 जोड़ करके इसमें बना दिए 10 बिंदु या 10 पॉइंट्स। और इस 10 बिंदु को भारत सरकार ने क्या किया, 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और इसको नाम दिया गया मौलिक कर्तव्य। और इसमें कुल कितने पॉइंट थे? इसमें कुल पॉइंट थे सर 10, एक से लेकर के बेटा 10 पॉइंट। लेकिन सर आगे जाकर के हमने देखा कि इसमें एक पॉइंट और जुड़ा और आज हमारे पास मौलिक कर्तव्य की जो संख्या है वो 11 हो चुकी है। इसमें जो 11वां पॉइंट जोड़ा गया था ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाना अभिभावक का कर्तव्य होगा। मतलब हमने तो ये कह दिया कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन हम घर में तो नहीं जाएंगे ना आपके, हम आपके घर में घुस करके तो नहीं देखे ना कि आपका बच्चा किस एज ग्रुप में है। अगर आपका बच्चा, आप पेरेंट्स हो, मॉम डैड हो, भाई बहन हो, बड़े हो, आप पेरेंट्स हो, पेरेंट्स की अगर आपको रैंक मिली हुई है तो भैया ऐसा है, आप अपने बच्चे को जो 6 से 14 साल के एज ग्रुप में है उसे स्कूल भेजें। तो यानी ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उस बच्चे को स्कूल भेजे। अब अगर पेरेंट्स ने स्कूल ना भेजा तो कोई सजा होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि मौलिक कर्तव्य के लिए हो सकता है आपको सजा ना हो, लेकिन आपने समझना है, सारे पॉइंट पे तो मैं नहीं जाऊंगा, अपने लेवल पे कर लेना। पॉइंट नंबर 1, 3, 5 लिख देता हूं, 1, 3, 5, 7 और 9। ये जो इवन नंबर है ना बेटा 9 तक, 11 को छोड़ दो, 11 को छोड़ करके 1, 3, 5, 7 जो 9 है, इसमें जो पॉइंट लिखे गए हैं ये है चेतावनी। अगर आप पढ़ोगे तो लिखा गया है, आप इसको समझना कि ये चेतावनी है, अगर आप नहीं करोगे तो सजा हो सकती है। लेकिन जो इवन नंबर है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, जो इवन नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ कहता है कि आपका कर्तव्य होगा। तो अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो ठीक है, इसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। सजा मिलेगी 1, 3, 5, 7, 9 में, यानी इवन नंबर में आपको सजा नहीं है, ओड नंबर में आपको सजा। अब जैसे कि सर थोड़ा समझाना बेटा, 1 नंबर में लिखा गया है राष्ट्रीय गान व तिरंगा, इसका सम्मान होना चाहिए, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते आपका कर्तव्य है कि राष्ट्रगान और तिरंगा जो है इसका आप इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो सर मैं एक कहानी आपको बताता हूं। कहानी क्या है, ये एक घटना थी। जैसे कि एक तो ये है कि कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि जब हॉल में पिक्चर चलेगी, पिक्चर चलने से पहले राष्ट्रगान जरूर बजाया जाए। और उस दौरान हमने क्या देखा कि राष्ट्रगान जब चलता था तो सारे ना सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते थे।
और इस चक्कर में सर हम लोगों ने है ना एक गड़बड़ी देखनी शुरू कर दी। जो लोग राष्ट्रगान में नहीं खड़े होते थे, और जनरली वो दूसरे रिलीजन के लोग होते थे जनरली, तो वो पिट जाते थे, मारपीट होने लग गई थी। एक बार के लिए तो ऐसा हुआ था कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है जो कि हैंडीकैप्ड है, मूवी देख रहा है, और उसको भी लोगों ने पिटा के बोला खड़ा नहीं हुआ। बोले यार हैंडीकैप्ड आदमी कैसे खड़ा हो सकता है। ये बाद में वापस केस आया था कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने कहा था कि अब आपको ना राष्ट्रगान के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगान में अगर आप बैठे हैं और बैठने के दौरान अगर आप सावधान मुद्रा में हैं, तो वो भी खड़े होने की कैटेगरी में ही माना जाएगा। आपको उठने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे भी सावधान मुद्रा में आप हो सकते हैं। तो ये है राष्ट्रगान की कैटेगरी। आप देखो नहीं फॉलो कर रहे तो केस वगैरह भी उस समय बनने लग गए थे कि ये नेशनल ऑनर्स एक्ट का उल्लंघन है। तो जो नेशनल ऑनर है ना, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, अगर आप उसका बेइज्जती करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो उसको लेकर के आपका सजा का प्रावधान है। अब तिरंगे का आप ना करो सम्मान। मंदिरा बेदी जो है एक महिला थी जिसने, मतलब वो है अभी एक्ट्रेस थी कभी बहुत फेमस, और अभी भी हैं यूट्यूब यूट्यूब पे ये टेलीग्राम कह रहा हूँ यार, इंस्टाग्राम पे तो अच्छे खासे फेमस है ही। ये वो एक्ट्रेस में जिनकी उम्र समय के साथ कम होती जा रही है, लाइक अनिल कपूर। इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। तो मंदिरा बेदी ने क्या किया, एक वर्ल्ड कप चल रहा था, और उस वर्ल्ड कप को दौरान है ना उन्होंने एक साड़ी पहनी थी जो दुनिया के अलग अलग देशों के झंडे से बनी हुई थी, जिसमें इंडिया जो है उनके पाँव के पास था। मतलब साड़ी के सबसे निचले हिस्से में पाँव के पास का जो हिस्सा होता है वहां इंडिया का फ्लैग था। बस बवाल मच गया। केस होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसके लिए माफी मांगी और बोला कि मुझे पता नहीं था, आगे से ध्यान रखूंगी, और ये हो गया। नहीं मांगती माफी तो केस होना ही था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य सम्मान करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो देखिए चेतावनी भी जारी कर दी, नहीं करोगे तो उठा के जेल में पटक देंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड लॉज हैं। इसी तरह से जब आप इवन नंबर पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां सिर्फ डायरेक्शन है, बेटा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओड नंबर में बोला गया नहीं करोगे तो अलग एक्ट्स हैं, उसमें बुक किए जाओगे, जेल भेज दिए जाओगे। तो ये है डियर जी मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर जो पूछा जाएगा, एक तो घर जाकर के ना ये सारे मौलिक कर्तव्य अपनी तरफ से देख लेना, लिख लेना भाई, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में कौन सा संशोधन है, कौन सी समिति है, कहां से ये सिस्टम लिया गया था, कितने बिंदु थे, 11वां बिंदु किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। बस इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया मौलिक कर्तव्य। जाते जाते मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आप ये कह सकते हैं सर एक बात बताओ, ये भाग 4 में ही क्यों जोड़ा गया। एक है भाग 3, एक है भाग 4, और आपने जो भाग जोड़ा वो 4 के साथ जोड़ा। आपने यहां पर 4A जोड़ दिया। सर ऐसी नाइंसाफी आपने बताइए क्यों की। ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। आप इसको समझ लीजिए कि ये फंडामेंटल डायरेक्शंस हैं, ये दिशा निर्देश हैं। दिस आर दी फंड, अच्छा फंडामेंटल डायरेक्शन ना कह करके इसे आप कहिए कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसे आप कहिए कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और आखिरी में पार्ट 4A पे जाएंगे तो दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी। तो सर जब ये फंडामेंटल ड्यूटी तो इसको उठा के यहाँ डाल देते, नहीं बेटा यही गड़बड़ी है। एक बात बताओ, भाग 3 भाग 4 में क्या फर्क है। भाग 3 में अगर चीजें फॉलो नहीं होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, है कि नहीं। उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय है कि नहीं। और भाग 4 क्या था, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपरिवर्तनीय है। मतलब उसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता, हाँ या ना। इसीलिए भाग 4 में ये चीज जोड़ी गई, क्योंकि इसको भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर लाना था। अगर ये भाग 3 में जोड़ दिया जाता था तो क्या होता, तो सर फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे कान मरोड़ देती फिर सबके। समझ में आई कहानी। ये है इसको भाग 4 में जोड़ने के पीछे की कहानी। यहां तक बच्चा पार्टी, किसी को डाउट हो तो पूछे। मेरी कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको मैंने भाग 3 4 4A खत्म कर दिया। अगले सेशंस में आएंगे तो न्यायपालिका से हमारी कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, न्यायपालिका कैसे आई, और इसमें जो जज होते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे चुने जाते हैं, कैसे ये हटाए जाते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। इसकी कहानी करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। यहां तक कोई डाउट है तो बच्चा पूछो।
कोई दो राय नहीं है, बढ़ो आगे। ठीक है बच्चा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 10